तो जैसा कि हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस कर लिए हैं, अभी हम मोल कॉन्सेप्ट 1 में सिर्फ इतने ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। बाकी के और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं जैसे नॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी वगैरह, ये सारे के सारे स्ट्रेंथ वगैरह, ये सब हम मोल कॉन्सेप्ट 3 में कवर करेंगे, मतलब टाइट्रेशन वाले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम मोलैरिटी के कुछ स्पेशल केस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला केस है, मोलैरिटी के डिफरेंट केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है मेरे पास और इस कंटेनर में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, आप ये मान लो NaCl प्लस वाटर इसके अंदर है। मोलैरिटी इसकी m1 है, वॉल्यूम क्या है V1 है। मोलैरिटी क्या है m1 और वॉल्यूम क्या है V1 ml। यूजुअली वॉल्यूम ml में ही रहता है। ठीक है, वॉल्यूम है V1 ml। अब आपने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया। ठीक है, आपने क्या करा, इसमें पानी मिला दिया। अगर आपने इसमें पानी मिला दिया तो होगा क्या, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली मोलैरिटी बढ़ने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम करने पर मोलैरिटी बढ़ती है, और वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलैरिटी क्या होती है, कम होती है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम प्लस वाटर कर रहे हैं, इसका मतलब हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये वाला केस हो गया। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मेरे पास फाइनल वॉल्यूम V2 ml हो गया, फाइनल V2 हो गया मिलाने के बाद, तो मोलैरिटी M2 आपको फाइंड करना होता है। अब आप एक बात बताओ, आपने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ पानी तो मिलाया, NaCl थोड़ी मिलाया। इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स तो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इनिशियल मोल कैसे निकलेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही था। तो मोल्स क्या निकलेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और यहां पर मोल्स क्या निकलेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ml में है तो इनको हम मिली मोल्स बोल देते हैं, ठीक, क्योंकि यहां वॉल्यूम क्या होता है, ml में होता है। और वैसे भी दोनों तरफ वॉल्यूम है तो ml में रखो, लीटर में रखो, बात बराबर, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ml में ही मिलता है। क्वेश्चन में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन क्या है, M1 V1 M2 V2। M1 V1 क्या है, इनिशियल मोलैरिटी वॉल्यूम, M2 V2 क्या है, फाइनल मोलैरिटी और वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, एक न्यूमेरिकल देख लो। आप ध्यान से देखो जरा, पॉइंटेड मोलर HCl was diluted to a final volume of 500 ml। ठीक है, इफ न्यू कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 मोलर, व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मुझे क्या दिया है, M1 दिया है, कितना दिया है, पॉइंटेड मोलर। ठीक, मुझे इनिशियल वॉल्यूम निकालना है V1, M2 कितना कर दिया आपने डाइल्यूशन करने पर, 0.2 मोलर कर दिया। ठीक, और V2 आपको बताना है, नहीं V2 दिया हुआ 500 ml, V1 बताना है। ठीक है, ऐसा है। अब क्या लगाओगे आप, M1 V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, M2 V2। M1 कितना है, 0.8, V1 निकालना है, M2 कितना है, 0.2, V2 कितना है, 500। सॉल्व कर लो, V1 आ गया आपका आंसर। देखो 0.2 से 0.8 4 बार, और 4 से 500 कितनी बार, 125 लिख दूं मैं सीधे, तो 125 ml इनिशियल वॉल्यूम आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोले कि कितना पानी मिलाया, तो पानी कितना मिलाया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ये कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1। V2 कितना है, 500, और V1 कितना है, 125, कितना आ गया, 375 ml। बहुत आसान है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं केस 2 पर। इसमें हम बात करेंगे मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग की। अपने पास दो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे दोनों या तो एसिड होंगे, दोनों या बेस होंगे। ठीक है, तो हम उसको केस यहां पर ले रहे हैं। बाकी एसिड बेस मिक्सिंग का न्यूट्रलाइजेशन वगैरह में होता है, तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट का अपन मोल कॉन्सेप्ट 3 में पढ़ेंगे। अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने मान लिया एसिड पहला, ठीक है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास, इसमें सेकंड एसिड डाला हुआ है। दोनों एसिड होंगे या दोनों बेस होंगे यहां पर। ठीक है, अगर मैं इसको मिक्स कर दूं, मतलब इन दोनों को मिक्स कर दूं एक कंटेनर में, तो मुझे क्या करना है कि इसकी मोलैरिटी निकालनी है। जो मैंने मिक्स किया ना, सॉल्यूशन बना, उसकी मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये एसिड है, ये एसिड है, तो ये भी क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मोलैरिटी को बोलता हूं M1 है, वॉल्यूम है इसका V1 ml, इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम है V2 ml, इसकी मोलैरिटी M फाइनल लिख रहा हूं मिक्सिंग के बाद, आफ्टर मिक्सिंग, और वॉल्यूम है V फाइनल ml। ठीक है, तो क्या होगा, मोलैरिटी कैसे निकलेगी, सीधी सी बात है, इसके जो मोल होंगे
इसके जो मोल होंगे उनको ऐड कर देंगे तो फाइनल मोल आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कर देंगे। तो वो मैं फॉर्मूला बना के लिख रहा हूं, एम फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, इस तरीके से मान लो 2 से ज्यादा आप मिक्स करते हो तो M3V3 M4V4 इस टाइप से आप आगे बढ़ा सकते हो। यूजुअली 2 वाला ही मिलता है इसलिए मैं 2 वाला ही लिख रहा हूं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में वो देखो, यहां ध्यान देना जरा। मेरे पास क्या लिखा है, रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी है। 100 ml ऑफ 2 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 400 ml ऑफ 1 मोलर HCl। यहां प्लस लगाने का मतलब है इज मिक्स्ड विद, मतलब उसकी मिक्सिंग हो रही है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एम फाइनल निकालना है, वी फाइनल बता दो कितना है, 100 ml ये है और 400 ये है। तो जब आप मिलाओगे दोनों सॉल्यूशन को तो वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे। तो 400 और 100 कितना हो गया, 500। ml में ही रखा रहने दो वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू M1V1 तो 2 इंटू 100 प्लस M2V2 1 इंटू 400, यही होगा। तो ये कितना आ गया आपका 200 प्लस 400 कितना हो गया ये 600। ठीक है, और यहां क्या है M फाइनल इंटू 500। तो यहां से इसको कैंसिल कर दो, दोनों जीरो उड़ा दो, तो M फाइनल क्या आ गया 6/5। मतलब रिजल्टेंट मोलैरिटी आई 6/5 मोलर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कब बनता है, जब आपको इधर वॉल्यूम मोलैरिटी नहीं दी, उनने वेट दे दिया। तो अब क्या है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या एक्चुअल में मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोल ही होता है ना, ये क्या होता है मोल होता है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपको यहां मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ना देके उन्होंने वेट दे दिया, तो आपका काम क्या है मोल निकालना। और यहां वॉल्यूम ml में है तो यहां मोल नहीं मिली मोल निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो जरा ध्यान से। अगर मैं यहां से मोल्स निकालूं किसके, H2SO4 के, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं N1 बोल रहा हूं। ठीक है, ये क्या आएंगे 4.9 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 98, जो कि आ जाएगा 1/20। तो अब मैं क्या लिखूंगा मिली मोल्स, क्या लिखूंगा मिली मोल्स, मिली मोल्स N1 निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, मिली मोल्स मतलब 1/20 इंटू 1000 कर देंगे, मिली में निकालना है तो ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो मिली मोल 50 आ गए। अब एक्चुअल में ये क्या थे, ये क्या थे, वॉल्यूम ml में था तो ये मिली मोल ही तो थे। इसका मतलब M फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू मिली मोल्स N1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, सॉरी डिवाइड नहीं, डिवाइड तो यहां अपन ने उसको V फाइनल इधर ले लिया है ना, मतलब मैं ये लिख दूंगा। ध्यान से देखो जरा, अगर मुझे यहां मोलैरिटी वॉल्यूम नहीं दी, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि ये मोल है, और वॉल्यूम ml में तो ये मिली मोल हो जाएंगे, तो मेरे पास जो भैया वेट दिया है उस वेट से मैंने पहले मोल निकाले और उसको मिली में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो 50 क्या है ये मिली मोल आए। तो मैं यहां पर M1V1 ना रख के क्या रख रहा हूं, मिली मोल्स रख रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम वही फॉर्मूला है ये भी है ना। तो मिली मोल्स कितने हो गए 50 प्लस M2V2 कितना है 0.1 इंटू 500, कितना हो गया ये 50 प्लस ये भी तो 50 हो गया 0.1 इंटू 500 100। और M फाइनल V फाइनल बता दो जरा कितना है भाई, यहां तो कोई वॉल्यूम नहीं दिया था, यहां क्या है 500 है। इसका मतलब M फाइनल आपका क्या आ गया 1/5 मोलर। तो इस तरीके से सॉल्व करना, ये थोड़ा सा अच्छा बन गया क्वेश्चन। आपको मोलैरिटी वॉल्यूम दिए तो कोई दिक्कत नहीं, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 जितने भी हो वो सारे रखो राइट साइड और M फाइनल V फाइनल लेफ्ट साइड। ठीक, अगर आपको यहां पर मोलैरिटी वॉल्यूम नहीं दी तो आपको कुछ ऐसा देंगे कि जिससे आप मोल निकाल पाओ, मोल से आप मिली मोल में कन्वर्ट कर लेना, ये ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम यूजुअली ml में दिया जाता है आपको। अगर लीटर में दिया है तो फिर मोल रखो, ml में वॉल्यूम दिया तो ml रखो। अब यहां पर वेरिएशन क्या कर सकते थे वो, इसके अलावा और क्या कर सकते थे सोचो जरा। इसके अलावा मोल निकालने का एक और तरीका है, वेट से अगर मोल निकालना है तो आपको मॉलिक्यूल भी दे सकते थे वो, तो मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, तो वहां से भी मोल आ सकते थे। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसलिए मैंने करा दिया। इसमें और टाइप के भी वेरिएशन होंगे तो अपन लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें मैं और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अभी मैं थ्योरी के साथ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ताकि थ्योरी क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट के डिस्कस कर लेते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस। आपको क्या दिया जाता है, यूजुअली सॉल्ट वगैरह दिए जाएंगे जिसको मिक्स करते हैं तो उसमें से कुछ आयन रहते हैं, उसकी मोलैरिटी निकालनी होती है। तो बहुत आसान होता है कि हमें क्या करना है, मोलैरिटी ऑफ आयंस निकालना है। तो मोलैरिटी ऑफ आयन जिसका भी आपको निकालना है, क्या करना है, मोल्स ऑफ द आयन, मोल्स ऑफ द आयन मतलब टोटल मोल आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, मोल्स ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम मान लो यहां आप मोल्स की जगह मिली मोल्स ले रहे हो तो वॉल्यूम ml में ले लेना, मोल ले रहे हो तो वॉल्यूम लीटर में ले लेना। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं मोल्स ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, या फिर मिली मोल्स ऑफ द आयन
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा फिर आपको, ml में, और यूजुअली ये लगाएंगे अपन क्योंकि वॉल्यूम आपको ml में ही दिया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब कभी भी आप मिक्सिंग करोगे किसकी, सॉल्ट की, तो उसमें कुछ आयन कॉमन भी रहेंगे, तो हम टोटल मोल भी निकालेंगे। कैसे निकालना है, इधर ध्यान देना। फाइंड मोलैरिटी ऑफ ईच आयन, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर FeCl3 इज मिक्स्ड विद 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl। अब आप मुझे एक बात बताओ, FeCl3 को अगर ब्रेक करोगे तो ये क्या देगा आपको, Fe3+ देगा, और 3 क्या देगा आपको, Cl नेगेटिव देगा। सही है, और NaCl को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, NaCl क्या देगा, Na+ देगा, और एक क्या देगा, Cl- देगा। इसका मतलब FeCl3 के 1 मोल से मुझे 1 मोल Fe+3 मिलेगा और 3 मोल Cl नेगेटिव मिलेंगे, और NaCl के 1 मोल से इसका 1 मोल Na+ मिलेगा और 1 मोल Cl-। यही बात हो गई रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूंगा, इनके मोल निकाल लूंगा। कैसे, मोल्स ऑफ, या मिली मोल्स बोल दो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वॉल्यूम ml में। क्या बोल रहा हूं मैं, मिली मोल्स ऑफ FeCl3। बताओ जरा कितने आ रहे हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 0.2 इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपका, 20 आ गया मिलीमोल। ये किसके आ गए, FeCl3 के। अगर FeCl3 के 20 मिलीमोल आ गए तो मिलीमोल्स ऑफ Fe3+ कितने आ गए, 20 आ गए। ठीक है ना, क्योंकि एक FeCl3 में 1 था तो 20 में 20, और Cl- 3 गुना है, ट्रिपल है, तो यहां से मिलीमोल्स ऑफ Cl नेगेटिव कितने आ गए, 20 का 3 टाइम्स, मतलब 60 मिलीमोल्स। ठीक है, इससे आपको यह पता चल गया। आगे बढ़ो जरा, मैं निकाल रहा हूं अब क्या, मिलीमोल्स ऑफ क्या, NaCl कितने आएंगे, ध्यान से देखना जरा। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 0.2 इंटू कितना, 200। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, 0.2 इंटू 200, 0.2 इंटू 200 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, 40 मिलीमोल। ठीक, एक पॉइंट हटा दो, यहां से 0 उड़ा देना, 40 मिलीमोल। इसका मतलब मेरे पास मोल्स ऑफ Na+ आयन कितने हो गए, 40 हो गए, और मोल्स ऑफ Cl- आयन कितने हो गए, ये भी 40 हो गए। सही है ना, क्योंकि एक NaCl में एक Na+ और एक Cl नेगेटिव था। अब मुझे सीधा सीधा करना है क्या, टोटल मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। ठीक है, चलो बताओ जरा। सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं मोलैरिटी ऑफ Fe+3। देखो मोलैरिटी को इस वाले ब्रैकेट से भी लिखते हैं, ऐसा लिखना, इसका मतलब क्या हो गया, ये मोलैरिटी का साइन होता है। ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है। तो Fe3+ की मोलैरिटी निकालनी है तो क्या आएगा, मिलीमोल्स बताओ, क्या क्या आयन है मेरे पास, ये है और ये दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, तो मेरे पास Fe+3 के मिलीमोल कितने, 20, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 100 + 200 कितना हो गया, 300, तो ये आ गया 1/15। ठीक है, इसका आंसर आ गया। दूसरा देखना जरा, मिलीमोल्स ऑफ क्या निकालूं मैं, सॉरी मोलैरिटी क्या निकालूं, Cl नेगेटिव की। तो Cl नेगेटिव की मोलैरिटी, तो Cl नेगेटिव के मिलीमोल्स ऐड कर दो, 60 यहां से 40 यहां से, तो 60 + 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा 300, तो ये क्या हो गया, 100/300, 100/300 मतलब 1/3। यहां ध्यान देना, Cl नेगेटिव यहां से भी आ रहे थे और वहां से भी आ रहे थे, इसका मतलब हमें दोनों ऐड करने पड़ेंगे इसके मिलीमोल्स। अगला देखो, मिलीमोल्स, सॉरी मोलैरिटी ऑफ Na+, मोलैरिटी ऑफ Na+ क्या आ जाएगा, Na+ के मिलीमोल कितने हैं, 40, डिवाइडेड बाय 300, तो ये कितना हो गया, 2/15। सही है ना, 0 से 0 उड़ा दो, 2 से, ठीक है, 2/15। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। फिर से बताया तो बहुत आसान है, आप क्या करो, जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसको ब्रेक कर लो कि कितने आयन उसमें मिल रहे हैं। जितने भी आयन उसमें मिल रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, उस कंपाउंड के मिलीमोल निकाल लें, फिर आयन के मिलीमोल निकाल लें। अब क्या करोगे आप, निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा दोगे, मिलीमोल्स ऑफ द आयन, टोटल मिलीमोल निकालना। ठीक है, अब जैसे यहां Cl नेगेटिव, वहां भी Cl नेगेटिव कॉमन था, तो दोनों जगह से Cl नेगेटिव आएगा और उसको ऐड करोगे तब जाके टोटल मिलीमोल आएंगे। ठीक है, बहुत आराम से एक बार फिर से इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। मोलैरिटी के तीनों केसेस कवर कर लिए हमने। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड रिजल्टेंट मोलैरिटी। ठीक है, इसमें ये 2 क्वेश्चन है, रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालना है आपको। ध्यान से देखना जरा, क्या कहना है इसका, 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl इज मिक्स विद 3 लीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से लगाना है, मोलैरिटी रिजल्टेंट जो निकालोगे, मोलैरिटी फाइनल जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बोल देते हैं, ठीक, इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 लीटर और 3 लीटर ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 5 लीटर। तो मोलैरिटी इंटू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग आ गई आपकी
0.5 इंटू 2 कितना हो गया 1, और प्लस 0.2 इंटू 3 कितना हो गया 0.6, और 5 से यहां डिवाइड कर दो, मतलब 1.6 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 5, इतना मोलर आ गया। ठीक, बाकी आप सॉल्व कर लेना 1.6 बाई 5। अगला देखो 500 ml ऑफ 1 मोलर NaCl इज मिक्स विद 200 ml ऑफ 2 मोलर NaCl। तो मोलरिटी ऑन मिक्सिंग इंटू वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग कितना 500 और 200 कितना हो गया 700, 700 इज इक्वल टू m1v1 मतलब 1 इंटू 500। आप वॉल्यूम लीटर में रखो कोई दिक्कत नहीं, ml में रखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि वो यूनिट सेम ही रहेगी ऊपर नीचे। 1 मोलर 500 ml प्लस m2 2 इंटू 200, तो ये हो गया आपका मोलरिटी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 500 प्लस 2 इंटू 200 कितना 400 डिवाइडेड बाय 700। ठीक है, 500 और 400 कितना 900 बाय 700, 9 बाय 7 है ना। इस तरीके से सॉल्व करना, बहुत सिंपल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक सी पार्ट मैंने ले लिया, लेकिन इसमें क्या है मैं ईच आयन की मोलैरिटी निकालूंगा। ठीक है, या तो आप एक काम करो, एक क्वेश्चन ये मान लो और एक क्वेश्चन इसको अलग बना देते हैं अपन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट मोलैरिटी वाला हो जाएगा, इसमें आयंस की मोलैरिटी निकाल लेंगे। ओके, चलो ध्यान से देखना जरा, मुझे बताओ Al2SO4 होल थ्राइस में कौन कौन से आयन है। इसमें आयन है बेटा 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। CaCl2 में क्या है CaCl2 में क्या है Ca2 प्लस और 2 है Cl नेगेटिव। आपको हर एक आयन की मोलैरिटी निकालनी है। 4 डिफरेंट आयन मुझे दे रखे हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा मोलैरिटी ऑफ क्या Al+3। अब ध्यान से देखना जरा, Al+3 की मोलैरिटी जब आप निकालोगे तो Al+3 के मोल आपको निकालने हैं, या मिलीमोल बोल दो, वॉल्यूम ml में है तो Al+3 के मिलीमोल निकालने हैं। Al2SO4 होल थ्राइस के मिलीमोल में निकाल सकता हूं, क्यों, मुझे इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है। तो Al2SO4 होल थ्राइस के मिलीमोल आ जाएंगे 1 इंटू 300। सही है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये मिलीमोल आ गए किसके Al2SO4 होल थ्राइस के। अब इसमें कितने Al हैं 2, तो Al+3 के मोल आ गए, इंटू 2 कर देंगे। इसमें Al2SO4 होल थ्राइस से 2 मिल रहे हैं ना Al+3, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 300 और 200 कितना हो गया 500, तो ये आ गया आपका 6/5। ठीक, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। अगला देखना जरा, SO4 2 माइनस का निकालना है। तो SO4 2 माइनस की मोलैरिटी निकाल ली है, ये वाले ब्रैकेट में मोलैरिटी लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में। तो इसके मोल बता दो, इसके मोल क्या होंगे Al2SO4 होल थ्राइस के जितने होंगे उसका 3 गुना कर देंगे तो हो जाएंगे, मतलब 1 इंटू 300 Al2SO4 होल थ्राइस के, और इंटू 3 कर दिया तो SO4 2 माइनस के आ जाएंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो 500 है, तो ये हो गया 9/5। बहुत ईजी है निकालना, बहुत आसान। अगला देखना, Ca2 प्लस की अगर मैं मोलैरिटी निकालूंगा या कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा, तो Ca2 प्लस के लिए मुझे CaCl2 के मोल लिखने पड़ेंगे, वो यहां से आएंगे 2 इंटू 200। ये किसके आ गए CaCl2 के। अब इसमें कितने Ca2 प्लस हैं, 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5, तो ये हो गया 4/5। ऐसे करना आपको, बहुत आसान। अगला देखो Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव के कितने आ जाएंगे CaCl2 के कितने 2 इंटू 200, और CaCl2 में 2 क्या है Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय 500, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4 का डबल 8/5। इस तरीके से आप मोलैरिटी निकालोगे। समझ गया मोलैरिटी के तीनों केसेस किस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अब कभी क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना प्लीज। ठीक है, अच्छे से सारी चीजें पढ़ लेना, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो अब चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ। आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया जाएगा और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंदी पड़ेगा क्वेश्चन आपको करने में, क्योंकि पहले आप रिलेशन बनाओगे फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करोगे। तो मैं आपके लिए पहले से ही डायरेक्ट रिलेशन बना के लाया हूं, तो मैं सीधे लिख देता हूं। तो सीधे डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रखो और सीधे अप्लाई कर देना क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म का रिलेशन है परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलैरिटी के बीच का। परसेंटेज वेट बाय वेट को हम x मान लेते हैं और मोलैरिटी को कैपिटल M मान लेते हैं, पहली बात। तो इसको मैंने क्या मान लिया x, और इसको क्या मान लिया मोलैरिटी। तो रिलेशन क्या बनता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xd डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। अब ये क्या क्या चीजें हैं ये लिख लेते हैं।
कैपिटल एम तो आपका क्या है, मोलैरिटी है, क्या है, मोलैरिटी है, और एक्स क्या है, ये है परसेंटेज वेट बाय वेट है, ठीक। और डेंसिटी डी क्या है, डी डेंसिटी है ना, और इसकी यूनिट ध्यान रखना ग्राम पर एमएल या फिर ग्राम पर सीसी में क्वेश्चन में दी जाती है आपको, ये तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, लेकिन फिर भी अगर अलग यूनिट हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना ग्राम पर एमएल और ग्राम पर सीसी में, 10th तो सभी लोग पास हैं, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये आपको कंपाउंड जो दिया होगा उससे निकालना पड़ेगा, तो वो आप निकालना जानते ही हैं, ठीक। कैसे अप्लाई करना है, यहां देखो, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर मतलब मोलैरिटी क्या हो गई 2, डेंसिटी डी क्या है 1.2, यूनिट देखो जरा क्या है, ग्राम पर सीसी, मतलब बिल्कुल सही है, यही यूनिट में रखना था, और परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, एसिटिक एसिड सॉल्यूट है तो मॉलिक्यूलर वेट, देखो कभी भी ऐसे लिखा हो ना CH3COH सॉल्यूशन मतलब एक्वा सॉल्यूशन, हम मान के चलते हैं, मतलब वाटर क्या है सॉल्वेंट और CH3COH एसिटिक एसिड क्या है सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इसका निकाल लो जरा, 60 आएगा, 60 निकाल लेना आप आराम से, ठीक है। अब देखो जरा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xd डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये लगा दूं मैं, मोलैरिटी 2 है, 10 इंटू एक्स निकालना है, और डी क्या है, डी 1.2, और मॉलिक्यूलर वेट क्या है 60, ऐसा है, ठीक है। अब एक काम करो, 1.2 इंटू 10, अच्छा 60 को इधर ले जाओ तो 120, और 1.2 इंटू 10 12 x, तो x क्या आ गया यहां पर 10। अब इस 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब यह है कि 10% वेट बाय वेट, ये सीधे ही परसेंटेज वेट बाय वेट माना है हमने x, है ना, इसका परसेंटेज मत निकालने लगना, यही आंसर है फाइनल, है ना, तो 10% वेट बाय वेट CH3COH सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा है ये, समझ गए बात को, फटाफट से नोट करो, फिर दूसरा रिलेशन लिखते हैं। चलो देखो सेकंड नंबर का रिलेशन क्या है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस स्मॉल m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 का डिवाइड इतने पार्ट में 1 अलग है, ठीक है। कैपिटल M क्या है यहां पर, मोलैरिटी है, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी है, D क्या है डेंसिटी, यूनिट क्या है ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर cc, बात बराबर है। MWB क्या है, यह है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, B मतलब सॉल्यूट होता है, क्वेश्चन देख लो कैसे लगाना है, मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर CH3COH सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है, मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी, मोलैरिटी भी पुट कर दो, कितना है 2, स्मॉल m इंटू डी अपॉन 1 प्लस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का 60 डिवाइडेड बाई 1000, सॉल्व कर लेंगे, मोलैलिटी आ जाएगी, देखो 2 इज इक्वल टू 1000 एलसीएम ले लो, 1000 एलसीएम ले लोगे तो 1000 ऊपर जाएगा, और 1.2 इंटू 1000 कितना हो गया 1200 m अपॉन 1000 प्लस 60 m, सही है, यहां एलसीएम ले लिया, 1000 ऊपर चला गया, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2000, इसका इससे प्लस इसका इससे 120 इज इक्वल टू 1200 m, उसको उधर ले जाओ तो 2000 इज इक्वल टू 1200 m माइनस 120 m, फटाफट से 1200 माइनस 120 0801 1080 m, और m इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1080, 108 का डबल से थोड़ा कम, डिवाइड करके देख लेना, 1.85 आएगा इसका आंसर, ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया, आप एक बार डिवाइड करके देख लेना। तो किस तरीके से अप्लाई करना है, ऐसे, ठीक है, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला रिलेशन देखना जरा, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू चाय भी अपॉन चाहिए इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या क्या है, जो स्मॉल m है वो क्या है, वो है मोलैलिटी, क्या है मोलैलिटी, चाय भी क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन, क्या है मोल फ्रैक्शन,
और चाहिए क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन, लेकिन बी का मतलब किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, चाहिए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और दोनों का रिलेशन पता ही है आपको, दोनों ऐड कर दो तो सम 1 आता है, ठीक है। और क्या बचा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। अब इस फॉर्मूले में ध्यान देना, अभी तक जो हमने पीछे फॉर्मूले लिखे हैं उसमें मॉलिक्यूलर वेट आपका सॉल्यूट का था, यहां मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो MWA मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन पास में लिखा है, चलो आओ। क्या कह रहे हैं इसमें, फाइंड मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.1, मतलब ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट, तो चाय भी हो गया 0.1 का मतलब 1/10, तो चाहिए कितना हो जाएगा 1 - 1/10, दोनों का सम तो 1 होता है ना, मतलब 9/10। अब आप बताओ मॉलिक्यूलर वेट ए मतलब सॉल्वेंट, कहीं लिखा है एक्वस सॉल्यूशन, ना भी लिखा हो तो हम एक्वस मान के ही चलते हैं, ठीक। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज इक्वल टू वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। अब कई लोग गलती करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट रखने लगते हैं, जबकि ग्लूकोज तो सॉल्यूट है और एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 18। अब लगाएंगे फॉर्मूला, स्मॉल m इज इक्वल टू चाय बी 1/10 अपॉन चाय ए 9/10 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए मतलब 18। तो ये कितना आ गया, 10 से 10 उड़ा देंगे मतलब 1/9 आ गया, ठीक, इंटू 1000/18 ये 55.5 होता है, याद कर लेना आप, ठीक है, 55.5 होता है। 1000/18 डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, 55.5/9, चाहो तो डिवाइड कर लो, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, आप कर लेना, 55.5/9 ये आंसर है आपका। तो किस तरीके से अप्लाई करना है समझ गए, बस यहां ये ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर, ग्लूकोज का मत रख देना यहां पे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे वाले ध्यान से देखना जरा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29.2% वेट बाय वेट HCl का स्टॉक सॉल्यूशन है। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसको अपन क्या करते हैं, डाइल्यूट करके लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन एक्चुअल यूज के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप तो सिर्फ इतना ध्यान दो कि एक सॉल्यूशन है। चलो 29.2% W/W HCl solution has a density of 1.25 gram per ml. The volume of solution required to prepare a 200 ml of 0.4 molar HCl is. तो आप जरा ध्यान से देखना, जरा क्या बोल रहे हैं आपसे बोल रहे हैं कि वॉल्यूम निकालो इस सॉल्यूशन का और उसको प्रिपेयर किया गया 200 ml of 0.5 मोलर HCl का। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे करना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन वाला लगेगा इसमें। M2V2 मुझे दिया है, V1 निकालना है, और ये जो लिखा है ना परसेंटेज वेट बाय वेट, इससे हम N1 निकाल सकते हैं ना, इससे हम M1 निकाल सकते हैं। तो M1 इज इक्वल टू 10xd अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और M1 क्या है 10x बता देना जरा, 29.2, डेंसिटी कितनी है 1.25 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5। अब ये 29.2 इंटू 1.25, इसका मल्टीप्लिकेशन 36.5 आता है, तो ऊपर भी 36.5 और नीचे भी 36.5, मतलब इससे ये उड़ा दो। मोलैरिटी M1 तुम्हारी क्या आ गई 10 आ गई, बस M1V1 M2V2 लगा दो। M1 कितना है, इधर लिख देता हूं थोड़ा साइड में, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 10 निकाल लिया, वॉल्यूम V1 चाहिए M2 0.4 और वॉल्यूम 200, ऐसा है ये, ठीक। तो V1 यहां से क्या आ गया, पॉइंट हटा दो यहां, 200 इंटू 4 880/10 8 आ जाएगा। यहां वॉल्यूम किस में था ml में, तो यहां भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा ml में। तो वॉल्यूम V1 कितना आ गया 8 ml। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया, आपको डायरेक्ट मोलैरिटी नहीं दी, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया, तो आपको परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलैरिटी का रिलेशन याद होना चाहिए। जल्दी फटाफट से आपने मोलैरिटी निकाल ली और M1V1 M2V2 खत्म हो गया। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखो 500 ml ऑफ HCl एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया 3.65%, ठीक है, एंड डेंसिटी 1.2 इज मिक्स्ड विद 1500 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, परसेंटेज वेट बाय वेट इसका 7.3 दे रखा है एंड डेंसिटी 1.66, ठीक है। फाइंड मोलैरिटी ऑन मिक्सचर। अब मुझे क्या करना है,
हम क्या करते हैं, मोलैरिटी ऑन मिक्सचर का फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 लगाते हैं, लेकिन यहां M1 आपको डायरेक्ट नहीं दिया, M1 M2, तो मैं क्या कर रहा हूं, मोलैरिटी M1 निकाल रहा हूं, कैसे, 10xd अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। तो M1 क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स कितना है 3.65 और डेंसिटी कितनी है 1.2 अपॉन 36.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है HCl का, सही है। अब देखना जरा 3.65 इंटू 10 36.5, तो ये इससे कट गया, तो क्या बचा, सीधा 1.2 बचा। इसी तरीके से M2 निकाल रहा हूं मैं, 10 इंटू एक्स कितना है 7.3 इंटू डी कितना है 1.66 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 36.5। आप ध्यान देना जरा, 7.3 इंटू 10 73 और 73 अपॉन 36.5 ये कट के 2 दे देगा आपको, ठीक। तो ये आ गया कितना 2 इंटू 1.66 और 1.66 को 5/3 लिख रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा 10/3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, M1 आ गया, M2 आ गया। अब मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग हम लिख सकते हैं क्या, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। देखो M1 कितना है, M1 दिया है आपको 1.2, ठीक है, और वॉल्यूम V1 कितना है 500 ml, ठीक है, तो 1.2 इंटू 500 प्लस M2 क्या है 10/3 और V2 क्या है आपको 1500 गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2000, 1500 प्लस 500 2000 हो जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, एक पॉइंट हटा दूंगा यहां से तो एक जीरो हटा दूंगा, 12 इंटू 5 60 और एक जीरो और आ जाएगा, सही है, 12 इंटू 5 60 और एक जीरो बचेगा, 1.2 वाला जो पॉइंट वाला ये है ना पॉइंट, वो तो इस जीरो से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब ध्यान से देखो 3 से काट दिया इसको, कितना 500, 500 इंटू 10 कितना हो गया 500 इंटू 10 5000 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2000 और ये हो गया आपका कितना 5000 प्लस 600 मतलब 5600, 5600 डिवाइडेड बाय 2000 ऐसा हो गया ये, मतलब 5.6/2 और 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 मतलब 2.8 मींस मोलैरिटी ऑन मिक्सचर क्या आ गया आपका आंसर 2.8। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, समझ गए बात को, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक पर, एवरेज एटॉमिक वेट, और एक और टॉपिक बचा इसके बाद मीन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। उसके बाद अपन लॉस वगैरह पढ़ेंगे और चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट 1। तो कई सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली, बेसिक मोल कैलकुलेशन वगैरह सीख ली, लिमिटिंग रिएजेंट सीख लिया, स्टोइकियोमेट्री सीख ली, सॉल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह ये सब सीख लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट 1 में मैं इतना पढ़ाता हूं, इसके बाद आप रिडॉक्स में और टाइट्रेशन में बाकी चीजें कवर करोगे। हो सकता है कई लोग मोल कॉन्सेप्ट में ही सारी चीजें पढ़ा दें, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, मोल 1, मोल 2 एंड मोल 3। मोल 1 बेसिक मोल कॉन्सेप्ट रहता है, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री, सॉल्यूशन वगैरह ये सब आता है। मोल 2 में रिडॉक्स रिएक्शंस आता है, नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन, और मोल 3 में इन दोनों चैप्टर का कंबाइन पोर्शन आता है जिसको टाइट्रेशन वगैरह हम बोलते हैं, ठीक है। चलो तो अभी ये वाला टॉपिक कवर करते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, जब कभी भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एवरेज एटॉमिक वेट निकालना होता है, तो उसका तरीका ये होता है, सिंपल फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है ये, ठीक है, और इनटू एटॉमिक वेट उस आइसोटोप का प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2, आइसोटोप सेकंड इनटू उसका एटॉमिक वेट प्लस सो ऑन, इस तरीके से, मतलब परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट को आप क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या कर देना 100, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक वेट 1 ये हो गया, परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक वेट 2 ये हो गया, परसेंटेज अबंडेंस 3, मान लो 3 आइसोटोप होते तो परसेंटेज अबंडेंस 3 इनटू उसका एटॉमिक वेट कर देते। किस तरीके से अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को यहां पर समझ लेते हैं, बहुत आसान है। कह रहे हैं क्लोरीन के 2 फॉर्म है, क्लोरीन 35 एक आइसोटोप है, एक 37 है। 35 वाला 75% एग्जिस्ट करता है परसेंटेज अबंडेंस, और 37 वाला 25% करता है। तो सीधा सा है एवरेज एटॉमिक वेट AAW और एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू आइसोटोप 1 का परसेंटेज कितना है 75% और
उसका एटॉमिक वेट कितना है 35, प्लस आइसोटोप 2 का 25% दे रखा है, और इसका कितना है 37। इसी तरीके से अगर और दिए होते तो मैं यहां पर और ऐड करते जाता उसको, ठीक है। तो अभी सिर्फ यही दो दिए हैं, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, ये सॉल्व होकर ऊपर आएगा 3550 डिवाइडेड बाय 100, तो एवरेज एटॉमिक वेट आ गया क्लोरीन का 35.5%, सॉरी परसेंट नहीं आएगा, 35.5। तो एवरेज एटॉमिक वेट क्लोरीन का आ गया 35.5। आपको याद भी है वैसे, है ना। इसी तरीके से आप बोरॉन का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बोरॉन 10 और बोरॉन 11 है, दो अलग अलग आइसोटोप है, उसका परसेंटेज इतना इतना है। सिमिलर इसी तरीके से करोगे। ऐसी आयरन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ऐसे मैग्नीशियम का भी मिलेगा। मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तरीका समझ लो, सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। परसेंटेज इंटू एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई करते जाओ और उनको ऐड करते जाओ, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मीन मोलर मास समझ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मीन मोलर मास या मीन मॉलिक्यूलर मास। इस टॉपिक का गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में भी यूज आएगा, तो अच्छे से समझ लो, बहुत आसान है। मीन मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, इज इक्वल टू N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। मतलब एवरेज एटॉमिक वेट और मीन मोलर मास दोनों सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एवरेज एटॉमिक वेट आइसोटोप के लिए निकालते हैं। मतलब जब कभी भी क्वेश्चन में आपको आइसोटोप दिया जाए, परसेंटेज दिया जाए, तो एवरेज एटॉमिक वेट, और अगर गैसियस मिक्सचर दिया जाए, किसके लिए, गैसियस मिक्सचर, आपको डिफरेंट टाइप की गैसेस दे रखी हैं, तो गैसियस मिक्सचर के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मिक्सचर का, तो वो हम ऐसे निकालते हैं। और पता है ये क्या है, ये सिंपल सा मोल का फॉर्मूला ही है। कैसे, ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, मोल ऑफ द मिक्सचर, और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, और ये क्या लिखा है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। एन क्या है यहां पर, एन है मोल्स, और एम क्या है, एम है मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी मत याद कर लेना, मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्योंकि हम कैपिटल में मोलैरिटी भी लिखते थे। यहां क्या है, एम मॉलिक्यूलर वेट है। तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट ही तो वेट होता है, क्यों, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना मोल का फॉर्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना। तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट वेट हो जाएगा। तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट मतलब पहली गैस का वेट, दूसरी गैस का वेट, तीसरी गैस का वेट, मतलब सभी का टोटल वेट। तो ऊपर एक्चुअल में क्या है, वेट ऑफ द मिक्सचर है, और नीचे क्या है, मोल ऑफ द मिक्सचर, और लेफ्ट साइड क्या लिखा था तुमने, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये है मोल ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू वेट ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना डायरेक्ट, एक्चुअल में वो यहां से शुरू होगा और यहां से हम यहां जाएंगे और यहां से हम यहां जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट ध्यान रखना फॉर्मूला। बाकी मैंने इसके अंदर की बात बता दी कि क्या क्या चीजें हैं, ये कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में देखेंगे। आपको गैसेस दे रखी है, मोल परसेंटेज दे रखा है, और आपसे बोला है क्वेश्चन कंप्लीट करो, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉल्यूटेड एयर, ऑफ पॉल्यूटेड एयर, ठीक है। ये आपको निकालना है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर N1M1। अब यहां ये क्या दिया है, ये दिया है मोल परसेंट, तो ऊपर भी परसेंट रखो और नीचे भी मोल परसेंट में ही रखना, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप परसेंट में ही पुट कर दो, ऐसा नहीं कि पहले आप 100 से डिवाइड करके 0.16 लो, फिर 0.8 लो, फिर 0.03, फिर 0.01, वैसा भी कर सकते हो। लेकिन ऊपर भी परसेंट रखो, नीचे ही परसेंट रखो, तो कोई टेंशन ही नहीं। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर क्या लिखूंगा, N1, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, N1, ये क्या हो गया N2, ठीक है, ये क्या हो गया N3, और ये क्या हो गया N4। तो ध्यान से देखना, N1 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट O2 का 32 ऐसे, ठीक है, प्लस N2 80 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 28, ठीक है, 28 प्लस N3 3 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 44, समझ रहे हो बात को, ऐसे चलना है, प्लस 1 इंटू SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64, ये क्या लिख दिया मैंने यहां, मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ऐसा करना आपको, ठीक है। तो 16 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 1, समझ गए बात। चलो
इस पूरे को सॉल्व कर लो, ये आएगा 2948 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 29.48। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकालते हैं। इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, आगे जो गैसीय स्टेट वाला चैप्टर आएगा वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट पर चलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं इसको लास्ट में पढ़ाता हूं, कई लोग स्टार्टिंग में भी पढ़ाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट ये रहता नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते नहीं है, बस सिंपल बेसिक चीजें हैं, तो एक बार देख लो, है ना। इसके पहले जितना पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, ये बस एक बार रीड कर लेना क्या होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल सी बात है कि मैटर को ना तो हम बना सकते ना ही बिगाड़ सकते, मतलब ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इतना आप जानते ही हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट अगर मैं लूं बिफोर रिएक्शन, तो वो मास जो है वो आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, मतलब मास क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, क्या कहता है कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन टोटल मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल से समझ लो, मेरे पास लिखा हुआ है H2 प्लस हाफ O2 और इससे बन रहा है क्या, H2O। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि H2 प्लस O2 रिएक्ट कर रहे हैं और आफ्टर रिएक्शन आपको वाटर मिल रहा है, तो कितना मास यहां पर है इसका टोटल मास क्या होगा, 2 ग्राम। क्यों, क्योंकि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका आधा मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 1/2 इंटू 32 दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। मतलब इसका 2 ग्राम इसके 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल कितना आ गया, 18। यही उस तरफ होना चाहिए। तो H2O कितना बन रहा है, 2 + 16 मतलब 18 ग्राम। मींस प्रोडक्ट का मास 18 ग्राम और रिएक्टेंट का टोटल मास क्या है, 18 ग्राम। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। 18 ग्राम लेफ्ट साइड था, आफ्टर रिएक्शन 18 ग्राम राइट साइड बन गया। तो सिंपल सा है, कोई भी आप रिएक्शन उठा लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा लो, अगर आप टोटल मास लेफ्ट साइड निकाल रहे हो रिएक्टेंट का, तो वो प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने आपको पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन में भी बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, बहुत सिंपल सा लॉ है। लॉ क्या है पहले वो लिखेंगे, अ गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by weight irrespective of their source और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एमओपी का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बहुत सिंपल सा है, कोई भी कंपाउंड आप उठाओ, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का वेट रेशियो होगा वो सेम रहेगा। अब चाहे वो किसी भी सोर्स से आप ले रहे हो या किसी भी मेथड से बना रहे हो। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं आपसे बोलूं H2O, बताओ H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो क्या है, वेट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे निकालोगे। H2O में कितने ग्राम हाइड्रोजन है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितने ग्राम है, 16 ग्राम, यही बोलूंगा ना भाई। H2 मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम है, मतलब 16 ग्राम। मींस वेट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आएगा 2:16 मींस 1:8। अब ये H2O आप कहीं से भी ले रहे हो, ये H2O आपका कोई सा भी पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे झरने का पानी हो, चाहे झील का पानी हो, चाहे समंदर का पानी हो, चाहे एक्वाफिना का हो या बिस्लरी का हो, तुम्हारे घर का हो, मेरे घर का हो, कहीं का भी पानी हो, H2O में 1:8 वेट रेशियो ही रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर पे जो पानी आ रहा है वो 1:16 रेशियो का आता है और मेरे घर पे 1:8 रेशियो का आता है। कोई सा भी वाटर हो,
वाटर मतलब वाटर है। H2O में जो वेट का रेशियो है, किसी भी तरीके से आप पानी ले लो, कहीं से भी ले लो पानी, 1:8 ही रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। कोई पर्टिकुलर कंपाउंड पकड़ो, उसमें जो वेट रेशियो होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा एलिमेंट का। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, दो लॉ और बचे इसमें, फटाफट से समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, डेफिनेशन मैंने पहले लिख दी है, फटाफट से समझा देता हूं। व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड, मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि दो एलिमेंट होंगे, उसके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का ले लेते हैं, एक CO बन रहा है, एक CO2 बन रहा है। ऐसा मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ले लिया, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं ना। द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द कांस्टेंट मास ऑफ अदर बियर अ सिंपल रेशियो। यहां पर सिंपल रेशियो से मतलब क्या है, सिंपल रेशियो मतलब 1:1, 1:2, 1:3, इस टाइप के रेशियो को सिंपल रेशियो बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया और दो कंपाउंड बने, एक बना CO और एक बना CO2। दो से ज्यादा भी आप ले सकते हो, समझाने के लिए सिर्फ दो ले रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पूछूं आपसे, बताओ कार्बन का वेट यहां कितना है, कार्बन का वेट तो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम है। सही है ना, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 होता है, जानते हो। यहां कार्बन का कितना है 12 ग्राम और O2 का कितना है 32 ग्राम। अब उनका कहना यह है कि अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट का फिक्स कर दूं मास, तो दूसरे एलिमेंट्स जो बचे हैं उसका रेशियो सिंपल रेशियो होगा। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे यहां कार्बन का 12 है, यहां भी 12 है, इसका मतलब इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, 12 है यहां भी 12, मतलब पहले से ही सेम है, फिक्स तो पहले से ही है। तो ये मैंने मान लिया कि कार्बन क्या हो गया, फिक्स हो गया 12-12। अब बाकी क्या बचा 16 और 32। तो यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा 16:32, मतलब 1:2। इसी को तो बोलते हो आप सिंपल रेशियो। तो इनका कहना क्या था कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास फिक्स कर दूं, तो बाकी एलिमेंट जो बचे उनके मास का रेशियो क्या आएगा, सिंपल रेशियो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां ऑक्सीजन 16 है, यहां ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो मैं या तो इसको 32 बना दूं या इसको 16 बना दूं। अगर मैं इसको 32 बनाऊंगा तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब कार्बन 24 और यहां 12 हो जाएगा, यहां 32 सेम हो जाएगा, तो 24/12 2/1, तब भी सिंपल रेशियो आएगा। तो कोई भी एलिमेंट को आप मास उसका फिक्स कर सकते हो। ठीक, तो बाकी जो बचा एलिमेंट है उसके मास का रेशियो दोनों कंपाउंड या 3 कंपाउंड या 4 कंपाउंड में सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे चलते हैं। क्या लिखा है पढ़ो, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद द सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मींस यहां पर 3 एलिमेंट के कंपाउंड आ गए, मतलब 3 एलिमेंट हैं तो पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से और पहले का तीसरे से, ये 3 कंपाउंड हम चूज करेंगे। द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो मस्ट बी सेम और बियर अ सिंपल रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। कहानी बड़ी खतरनाक है, एग्जांपल से समझ में आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। इन 3 एलिमेंट के 3 डिफरेंट कंपाउंड बनाओ। एक बना दिया मैंने अपनी तरफ से CO2, एक बना दिया भाई साहब H2O, तो कार्बन ऑक्सीजन का CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का HO, अब क्या बचा कार्बन और हाइड्रोजन, तो मैंने ले लिया CH4। मतलब इन 3 एलिमेंट के आपस में जो कंपाउंड बन सकते हैं वो ले लो, तो मैंने ये 3 ले लिए। ठीक है, डिजाइन अच्छी लगी इसलिए ऐसा एक बना देते ट्रायंगल जैसा, मजा आएगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ सभी का वेट बता दो पूरे कंपाउंड में। यहां कार्बन कितना ग्राम है 12, ऑक्सीजन 32, O2 है। यहां कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन 4, एक हाइड्रोजन का एक होता है ना 4 का 4, H2O यहां 2 और 16। सही है, अब आप एक काम करो, आप कोई भी 2 कंपाउंड पकड़ लो, कोई भी 2, बताओ कौन से, बोलो। चलो ये दोनों ले लेते हैं। ठीक, तो CO2 और CH4 पकड़ लिए, यहां किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो। ऑलरेडी कार्बन का फिक्स है, बहुत आराम से समझना, ऑलरेडी कार्बन का फिक्स है, कितना है यहां 12 और यहां भी 12 है। ठीक है, तो यहां कार्बन का वेट फिक्स कर दिया।
अब यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई भी रेशियो ले लो, चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो वेट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कितना है, यहां कितना है 4 और यहां कितना है 32, 4/32 1/8, सही। अब यही वेट रेशियो तीसरे कंपाउंड में होना चाहिए या इसका सिंपल रेशियो होना चाहिए, यही लिखा है यहां पे, सेम और बियर सिंपल रेशियो। तो चेक कर लो जरा, यहां हम निकाल रहे हैं क्या, वेट रेशियो ऑफ H2, यहां पे वेट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, बोलो H कितना 2, ऑक्सीजन का 16, मतलब 1/8, ये तो सेम आ गया, मतलब बहुत बढ़िया काम हो गया। समझ गए बात को, सेम नहीं भी आता तो भी मल्टीपल हो सकता था, 1:16, 1:32 ऐसा तो भी चलता। तो क्या किया मैंने, फिर से कहानी समझ लो इन दोनों की। इधर की कहानी ये है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो डिफरेंट एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जैसे कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस टाइप के, ठीक है। यहां क्या है, 3 एलिमेंट के 3 कंपाउंड आपस में जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से। तो आपने कोई भी 2 कंपाउंड पकड़ लिए, उसमें आप जो एलिमेंट का वेट रेशियो निकालोगे वही तीसरे में आना चाहिए। और जब वेट रेशियो निकालोगे तो किसी एक का मास फिक्स करना पड़ेगा। कार्बन यहां पहले से ही फिक्स था तो मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकाल लिया, तो वही तीसरे एलिमेंट का कंपाउंड होगा ना, क्योंकि यहां जो एलिमेंट बाकी बचे हुए हैं कार्बन के अलावा उसी का ही तो तीसरा कंपाउंड होगा। तो वहां भी वही रेशियो आना चाहिए या सिंपल रेशियो होना चाहिए। समझ गए बात को। तो ये कहानी है, कभी भी आपसे पहचानने को क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा लॉ लग रहा है इन तीनों में या इन दोनों में, तो 3 कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट के, मतलब 3 डिफरेंट एलिमेंट के 3 कंपाउंड, मतलब सीधा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोल देना। और अगर 2 एलिमेंट के डिफरेंट कंपाउंड आएंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल देना। डेफिनेट प्रोपोर्शन तो सीधा आपको चमकता हुआ समझ में आ ही जाएगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं, व्हाट वेट ऑफ BaCl2 वुड रिएक्ट विद 24.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम ऑफ BaSO4 एंड 23.4 ग्राम ऑफ NaCl। ध्यान से देखना जरा, रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, BaCl2 प्लस Na2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे BaSO4 प्लस 2 टाइम्स NaCl, यही बनेगा। अब ध्यान से देखना जरा, क्या हो रहा है यहां पर, इधर का जो टोटल वेट होगा, किधर का, रिएक्टेंट का, वो बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट के टोटल वेट के। तो मुझे किसका निकालना, BaCl2 का x मान लो, इसका कितना दिया है 24.4, ये कितना बन रहा है 46.6, और ये कितना बन रहा है 23.4 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि यहां का जो टोटल वेट होगा, टोटल वेट यहां का ये होगा, और यहां का जो टोटल वेट होगा वो बराबर होगा। ठीक है, और इसको आप सम करोगे तो 40 20 कितना हो गया 60 और 10 70 आ जाएगा ये। ठीक है, और इसको उधर ले जाओ तो -24.4, तो ये आ जाएगा आपका 45.6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 45.6 ग्राम। सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। आगे बढ़ना है, अगला सवाल पढ़ो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वैलिड फॉर। मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है उसमें 3 एलिमेंट होंगे और उसके 3 कंपाउंड बनेंगे। 3 एलिमेंट मान लो 1 2 3 हैं, तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 1 का 3 के साथ। तो यहां 3 एलिमेंट देखो और उसके 3 कंपाउंड देखो, ध्यान से देखना जरा। ए ऑप्शन में क्या है, Na एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट, दूसरा 2 एलिमेंट हो गए, और इनमें क्या आ रहा है Cl एक और कॉमन आ रहा है, मतलब 3 एलिमेंट है और 3 डिफरेंट कंपाउंड है, इसका मतलब इसी में ही लगेगा, मींस आंसर आ गया। बाकी चेक कर लो क्यों गलत है। Na मिल गया एक, सभी को देखो ध्यान से, Na मिला, Cl मिला, Br मिला, I मिला, मतलब यहां एक एलिमेंट था Na, दूसरा क्या था Cl, तीसरा क्या था Br, और चौथा क्या हो गया NaI, तो ये गलत हो गया। यहां देखो जरा, H मिला, Cl मिला, Br मिला, I मिला, तो 4 एलिमेंट हो गए, ये गलत हो गया। Li मिला, Na मिला, K मिला और H मिला, ये गलत हो गया। मतलब 3 डिफरेंट एलिमेंट के 3 कंपाउंड होना चाहिए, तो ए आंसर आ जाएगा, ऐसे चेक करना है। अगला मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया था, 2 एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बन रहे होंगे। ठीक है, जैसे एलिमेंट 2 होना चाहिए और कंपाउंड में ऑप्शन में देखो 2 दे रखे हैं, तो 2 कंपाउंड 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। क्या क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इन अगर दोनों कंपाउंड में से एलिमेंट निकालूं मैं कॉमन,
हाइड्रोजन आ रहा है, सल्फर आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, 3 एलिमेंट हो गए, गलत हो गया। नाइट्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ गया, गलत हो गया। ऐसे चेक करना जल्दी, सीधा शॉर्ट ट्रैक है ये। Na आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, गलत हो गया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, मतलब यही आंसर सही है। इस तरीके से चेक करना है। अगला देखो क्वेश्चन, व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथीन पॉलीमराइजेस द वेट ऑफ पॉलीथीन प्रोड्यूस विल बी। अच्छा ठीक है, तो इथीन से क्या बन रहा है, पॉलीथीन बन रहा है। पॉलीथीन एक पॉलीमर होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के ऐसा बना रहा है स्ट्रक्चर, ठीक। इसका कितना वेट दिया, 100 ग्राम। अगर इसका वेट 100 ग्राम दिया है तो प्रोडक्ट का भी कितना बनना चाहिए, 100 ग्राम बनना चाहिए ना। वो एन पे तो डिपेंड करेगा नहीं। आपसे बोला रिएक्टेंट 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 100 ग्राम बनेगा। तो सीधा सीधा बी आंसर आ गया। यहाँ एन का तो कोई तात्पर्य ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर, क्योंकि मोल में वैसे भी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को, लेकिन एक बार फिर भी आपको इसको रीड करना है। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे 21 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो अपनी सीरीज चलती है चैप्टर खत्म होने के लास्ट में, वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम रिडॉक्स या मोल कॉन्सेप्ट 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लो, आराम से सारा रिवाइज कर लो बढ़िया तरीके से। प्रैक्टिस लेक्चर आएगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसे।